डाल्पो एक अजीब सा जीनियस है, ऐसा लड़का जो अपनी परीक्षा के नंबर खुद कंट्रोल कर सकता है। जब पूरी क्लास टॉप करने की कोशिश करती है, डाल्पो जानबूझकर 0 नंबर लाता है। इसी वजह से उसे सब जीरो किंग कहते हैं। एक दिन होमरूम टीचर घोषणा करती है कि एक टीवी स्टेशन क्विज शो करा रहा है और इनाम है 30 लाख वॉन। पूरे स्कूल से सिर्फ एक ही छात्र चुना जाएगा। इस बार डाल्पो तय करता है कि वो अपनी असली क्षमता छुपाएगा नहीं। टेस्ट शुरू होते ही सब लिखने में लगे होते हैं और डाल्पो वो तो आराम से सो रहा होता है। आखिरी 10 मिनट में टीचर की चेतावनी सुनकर वह धीरे धीरे आंख खोलता है, नाम लिखता है और उत्तर भरना शुरू करता है। जांच के समय टीचरों के चेहरे उतर जाते हैं, ज्यादातर पेपर फेल। फिर एक 92 और एक 96 दिखाई देता है। एक टीचर कहती है, बस यहाँ रोक दो, इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। लेकिन तभी होमरूम टीचर का चेहरा बदल जाता है। हाथ में है एक एकदम परफेक्ट पेपर, बिना एक भी गलती का। सबके लिए झटका तब लगता है जब पता चलता है कि वह पेपर डाल्पो का है, वही जीरो किंग। खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है। सबकी नजरें डाल्पो पर टिक जाती हैं। चैन सू, जो हमेशा टॉपर रहता है, पहली बार खुद को खतरे में महसूस करता है। वह अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है और कहता है, अफवाह फैलाओ कि डाल्पो ने चीटिंग की है। कुछ ही घंटों में गॉसिप आग की तरह फैल जाती है। चैन सू और आगे बढ़कर इशारा करता है कि डाल्पो ने शायद टेस्ट पहले ही चुरा लिया था। पहले तो डाल्पो इन बातों को अनसुना कर देता है, लेकिन जब कोई उसके फायर कैप्टन पिता को अपराधी कहकर बदनाम करता है, डाल्पो टूट पड़ता है। उसके दिल में उसके पिता हमेशा एक सम्मानित हीरो थे। चौंकाने वाली बात यह कि होमरूम टीचर भी अफवाहों पर यकीन कर लेती है और पूरी क्लास के सामने डाल्पो को डांट देती है। डाल्पो इनकार करता है, लेकिन कोई उस पर भरोसा नहीं करता, सिवाय उसकी भतीजी इन्हा के। आखिर फैसला होता है कि क्विज शो के लिए चैन सू को भेजा जाएगा। चैन सू पहला राउंड जीत भी लेता है और कैमरे पर इन्हा को प्रपोज कर देता है। क्लास तालियों से गूंज उठती है, लेकिन इन्हा की नजर सिर्फ डाल्पो की खाली सीट पर टिकती है। वह निश्चय कर लेती है, वह डाल्पो की बेगुनाही साबित करेगी। इधर टीचर डाल्पो को माफीनामा लिखने का आदेश देती है। डाल्पो साफ इनकार कर देता है, जिस चीज के लिए मैंने कुछ किया ही नहीं, उसकी माफी क्यों? टीचर कहती है, पूरी स्कूल चर्चा कर रही है, यह सबूत है। तभी डाल्पो प्रिंटर पर पेपर निकालती एक महिला टीचर को देखता है और उसके दिमाग में एक प्लान बनता है। वह ठंडे स्वर में कहता है, जब मैं इस कमरे से बाहर निकलूंगा, सबको बता दूंगा कि आपका इनके साथ अफेयर है। टीचर घबरा जाती है। डाल्पो आगे कहता है, अगर इसे गलत साबित नहीं कर सकती तो अपना इस्तीफा लिखकर रख दीजिए। टीचरों के चेहरे सन्न रह जाते हैं। उधर क्लास चैन सू की जीत मना रही होती है कि तभी इन्हा अंदर आती है, केक की मोमबत्तियां बुझाती है और सबको फटकारती है। वह चैन सू का प्रपोजल ठुकरा देती है और मांग करती है, सब लोग डाल्पो से माफी मांगो। चैन सू गुस्से में पूछता है, सबूत है कि उसने चीटिंग नहीं की। दोनों की बहस बढ़ जाती है और वे शर्त लगा लेते हैं, अगर इन्हा साबित कर दे तो चैन सू माफी मांगेगा और इनाम का आधा हिस्सा देगा, वरना वह इन्हा को सबके सामने 10 थप्पड़ मारेगा। अपनी भतीजी को इस हद तक लड़ते देखकर डाल्पो अंदर से हिल जाता है। वह फैसला करता है, अब वह चुप नहीं रहेगा। जब डाल्पो बाहर होता है, इन्हा उसके कमरे में सबूत तलाशती है। कॉमिक्स के ढेर में उसे एक अंग्रेजी की किताब दिखती है जिस पर लाइब्रेरी का स्टैंप लगा है। जिज्ञासा में वह लाइब्रेरी जाती है और हैरान रह जाती है। हर किताब पर डाल्पो का उधार रिकॉर्ड, यानी वह हमेशा से पढ़ाई करता था, सिर्फ सबसे छुपाकर। वह सारे रिकॉर्ड कॉपी करके सबूत तैयार कर लेती है। इधर डाल्पो क्विज शो के ऑडिशन में पहुंचता है और आसानी से पास हो जाता है। अब मंच पर आमने सामने है जीरो किंग डाल्पो बनाम टॉपर चैन सू। पहले ही सवाल से डाल्पो सबको चौंका देता है। होस्ट पूछता है, 43 लोगों में से एक को एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें झूठ बोलते ही हिचकी आती है। यह बीमारी किस परिकथा किरदार के नाम पर है? डाल्पो अचानक अपनी एकमात्र लाइफलाइन यूज करता है और चैन सू को बुलाता है। 30 सेकंड में वह ताना मारता है, अगर आज तुम्हें हरा दिया तो मुझे तुम्हें 10 थप्पड़ लगाने दो। सब सन्न रह जाते हैं। सच्चाई ये है, डाल्पो इस शो में सिर्फ इन्हा का बदला लेने आया है। लाइफलाइन बर्बाद होने के बावजूद वह आत्मविश्वास से जवाब देता है। पिनोकियो। होस्ट जवाब सही बताता है और पूछता है, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसे यह बीमारी हो? डाल्पो मुस्कुराकर कहता है, हाँ, वो बेहद खास है, बहुत बोलती है और बिना सोचे सब कुछ कह देती है। हम उसे कहते हैं लाउड माउथ विच। पूरी क्लास हंसी से फट पड़ती है, जबकि इन्हा गुस्से में बड़बड़ाती है। डाल्पो, आज तुम गए। दूसरा सवाल आता है, 60 साल के राशि चक्र के अनुसार यह कौन सा वर्ष है? लेकिन यह सवाल डाल्पो की सबसे दर्दनाक याद को जगा देता है। उसे अपना असली नाम याद आता है, हामयोंग। वह और उसका बड़ा भाई जामयोंग कभी शहर के मशहूर जीनियस बच्चे थे। एक समय था जब उनका परिवार, माँ, पिता और दोनों बेटे खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन फिर आया वो हादसा जिसने सब कुछ बदल दिया। उनके पिता, जो फायर कैप्टन थे, एक बड़ी फैक्ट्री आग की सूचना पर टीम लेकर पहुंचे। मैनेजर ने सिर्फ 2 मजदूरों के अंदर फंसे होने की बात कही, लेकिन यह नहीं बताया कि फैक्ट्री में खतरनाक केमिकल्स का ढेर था। डाल्पो के पिता ने सच्चाई जाने बिना टीम को अंदर भेज दिया, जबकि मजदूर तो पहले ही भाग चुके थे और आग उन्हीं की गलती से लगी थी। कुछ ही देर बाद केमिकल्स धमाके से फट पड़े। सारी फायर टीम सहित 9 फायर फाइटर शहीद हो गए और आग अगले दिन तक जलती रही। बाद में मैनेजर ने झूठ बोलकर सारी गलती डाल्पो के पिता पर डाल दी कि कैप्टन ने चेतावनी के बावजूद अंदर जाने की जिद की थी।
आश्चर्य ये कि 9 में से सिर्फ 8 शव मिले। तभी एक गवाह ने दावा किया कि उसने बारिश में कैप्टन को जिंदा देखा था। वह गवाह पिनोकियो सिंड्रोम से पीड़ित था, इसलिए उसकी बात बिना सोचे ही सच मान ली गई। मीडिया ने कहानी को सनसनीखेज बनाने का मौका पकड़ लिया। एक निर्दयी महिला रिपोर्टर ने इंटरव्यू को एडिट करके डाल्पो के पिता को फरार अपराधी की तरह दिखा दिया। गलत रिपोर्ट से जनता भड़क उठी। परिवार जहां भी जाता अपमान सहना पड़ता। दबाव इतना बढ़ गया कि डाल्पो की मां टूट गई। आखिरी बार छोटे बेटे के साथ पटाखा जलाने के बाद वह समुद्र में कूद गई। जब बड़ा भाई पहुंचा, उसे सिर्फ एक चिट्ठी और छोटे भाई का एक जूता मिला। गुस्से और दुख में वह मीडिया पर चिल्लाता रहा, पर किसी को फर्क नहीं पड़ा। किस्मत से डाल्पो को एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बचा लिया, जिसे अल्जाइमर था। वह उसे अपना खोया बड़ा बेटा समझकर घर ले आया और अचानक डाल्पो को एक ऐसा भाई मिला जो उससे 20 साल बड़ा था और एक भतीजी इन्हा जो उसी की उम्र की थी। शुरू में चोई भाई नहीं मान रहे थे, लेकिन डाल्पो का बुजुर्ग की सेवा करने का तरीका देखकर उन्होंने उसे अपना लिया। डाल्पो ने कभी अपनी असली पहचान नहीं बताई और समय के साथ वह परिवार का हिस्सा बन गया, लेकिन किस्मत जैसे उसका साथ ही नहीं देती थी। एक दिन टीवी ठीक करते समय उसे सच्चाई पता चली कि उसके परिवार को बर्बाद करने वाली रिपोर्टर इन्हा की ही मां थी। उस दिन से डाल्पो का व्यवहार इन्हा के साथ बदल गया। वह उसे जानबूझकर चिढ़ाता था, हालांकि दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए एक पुराना गहरा रिश्ता बन चुका था। इसीलिए जब डाल्पो ने सुना कि इन्हा ने चैनसू से उसकी बेगुनाही पर शर्त लगा ली है, वह खुद को रोक नहीं पाया और क्विज शो में हिस्सा लिया। जाहिर है वह मुकाबले में चैनसू को आसानी से हरा देता है। बदला पूरा होता है और डाल्पो घर के रास्ते निकल पड़ता है। उधर इन्हा आसमान देखते हुए कहती है, मैं उस लड़के के लिए छतरी कभी नहीं लाऊंगी, और तभी उसे हिचकी आने लगती है, यानी वह झूठ बोल रही है। तेज बारिश में डाल्पो बस से उतरता है और इन्हा को स्टेशन पर सोता पाता है। उसे याद आता है कि चैनसू शो में इन्हा को प्रपोज करने वाला था और यह बात उसने पहले ही सुन ली थी। उसी पल उसने तय कर लिया कि वह इन्हा को किसी और के हाथों नहीं जाने देगा। जब इन्हा ने उससे पूछा था कि वह शो में क्यों गया, वह जवाब नहीं दे पाया था, लेकिन अब धीरे से कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उसी समय इन्हा जाग जाती है और छतरी लेकर भागती है, पर छतरी टूटी होती है। घबराहट में खड़ी इन्हा को देखकर डाल्पो मजाक में उसके सिर पर ट्रैफिक कोन रख देता है। इन्हा झूठ बोल देती है, ग्रैंडपा ने भेजा है कि तुम भीग न जाओ। डाल्पो अपने मन की बात दबा लेता है, क्योंकि वह अपने दुश्मन की बेटी से प्यार करने की इजाजत खुद को नहीं दे सकता। कुछ साल बीत जाते हैं। हाई स्कूल के बाद डाल्पो टैक्सी ड्राइवर बन जाता है ताकि परिवार का खर्च चला सके, और इन्हा रिपोर्टर बनने का सपना पूरा करती रहती है। लेकिन उसके पिनोकियो सिंड्रोम की वजह से किसी भी कंपनी में नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है। एक सुबह वह डाल्पो से इंटरव्यू पर छोड़ने का कहती। डाल्पो आधी नींद में होता है और गलती से उसकी स्कर्ट पकड़ लेता है। इन्हा उसे आवारा कहकर चिल्लाती है और उसे घूंसा मार देती है। अपने बड़े बेटे के चेहरे पर पड़ा निशान देखकर दादाजी गुस्से में चम्मच से इन्हा को डांटते हैं और कहते हैं कि अपने चाचा की इज्जत करना सीखो। जल्द ही वे इन्हा के 35वें इंटरव्यू पर पहुंचते हैं, इस बार उसी कंपनी में जहां उसकी मां काम करती है। घबराई हुई इन्हा का मन हल्का करने के लिए डाल्पो उसे 5000 वॉन का लकी बटन खरीदने को कहता है। तभी 13 साल से गायब उसकी मां का अचानक इन्हा को मैसेज आता है। इन्हा खुशी के आंसुओं में टूट जाती है और तुरंत डाल्पो को बताती है, लेकिन डाल्पो को इसमें कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि उसका दिल अब भी उस महिला के लिए नफरत से भरा हुआ है जिसने उसका परिवार उजाड़ दिया था। कंपनी पहुंचकर इन्हा अपनी मां के पोस्टर को देखकर उम्मीद से बाहें फैलाती है, लेकिन मिलते ही उसकी सारी उम्मीद टूट जाती है। मां के चेहरे पर न कोई खुशी न अपनापन, बस ठंडा सा व्यवहार। इंटरव्यू लेने वाले तुरंत नोटिस करते हैं कि इन्हा को पिनोकियो सिंड्रोम है और सीधा कह देते हैं कि ऐसी लड़की रिपोर्टर नहीं बन सकती। इन्हा समझाती है, झूठ न बोल पाने वाला रिपोर्टर तो और भी भरोसेमंद होगा। तभी उसकी माँ मिस सॉन्ग एक टेस्ट देती है, अगर तुम अपनी हिचकी रोक पाओ तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। जाहिर है इन्हा हिचकी रोक नहीं पाती। मिस सॉन्ग कहती है, रिपोर्टर को कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि कई बार सच भी झूठ पर ही टिकता है। और फिर बेरहमी से इन्हा का रिजल्ट सुना देती है, फेल। इन्हा पूरी तरह टूट जाती है। वह चेक करना चाहती है कि जो मैसेज उसे आया था वो सच में माँ ने भेजा था या नहीं, लेकिन पता चलता है कि माँ ने तो अपना नंबर ही बदल दिया है। धीरे से वह फुसफुसाती है, माँ मुझे आपकी याद आती है। जवाब में मिस सॉन्ग बस औपचारिक सा आलिंगन देती हैं और कहती हैं, मुझे तुम्हें याद करने का समय ही नहीं मिला। इन्हा का दिल पूरी तरह बिखर जाता है। वह उसी नंबर पर कॉल करती है जिसने उसे संदेश भेजा था। गुस्से में पूछती है, मेरे मैसेज चुराकर तुम मुझे इतना कमजोर क्यों महसूस करवाते हो? उधर सिर्फ खामोशी, लेकिन कॉल कटने के बाद वही व्यक्ति बार बार कहता रहता है, मुझे माफ करना। इधर डाल्पो सड़क किनारे बेचैनी से इंतजार कर रहा है। तभी वह इन्हा को आंसुओं में भीगते हुए बाहर भागते देखता है। वह उसे कॉल करता है, पर इन्हा फोन नहीं उठाती और मैसेज करती है, मैं माँ के साथ हूँ, बात नहीं कर सकती। डाल्पो उसकी झूठ को पहचानता है, लेकिन उसे शर्मिंदा न करने के लिए सच को नजरअंदाज कर देता है। थोड़ी देर के बाद डाल्पो का मन नहीं मानता, वह वापस लौट जाता है, लेकिन इन्हा वहाँ से जा चुकी होती है। आगे जाकर वह मिस सॉन्ग को टैक्सी बुलाते हुए देखता है। उसी क्षण उसका दिल गुस्से से भर उठता है, पर इन्हा की खातिर वह खुद को रोक लेता है। वह मिस सॉन्ग से पूछता है, आप अपनी बेटी के साथ इतना सख्त व्यवहार क्यों करती हैं? मिस सॉन्ग बेपरवाही से कहती हैं, उसे समझाओ कि ऐसे सपनों का कोई भविष्य नहीं होता। उधर इन्हा घर जाकर अपनी सारी पत्रकारिता की
की किताबें समेटती है और उन्हें जलाने की सोचती है। घर लौटते समय दादाजी बताते हैं कि इन्हा सूटकेस लेकर कहीं निकल गई है। डाल्पो घबराहट में भागता है। छत से इन्हा के एडमिशन टिकट के टुकड़े गिरते हैं। वह तेजी से ऊपर दौड़ता है और हिचकी की आवाज सुनते ही उसे चैन आता है। इन्हा को देखकर वह धीरे से कहता है, मुझे आज सब पता है, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ। इन्हा शर्मिंदा होकर रो पड़ती है। वह जानती है कि डाल्पो ने अपने सपनों की कुर्बानी देकर हमेशा उसका साथ दिया है और फिर भी वह हर बार असफल हो रही है। वह कहती है, मैं हार गई हूँ, मैं अब और बोझ नहीं बनना चाहती। लेकिन उसकी हिचकियां बता देती हैं कि वह झूठ बोल रही है। अंत में वह टूटकर कहती है, मैं छोड़ना नहीं चाहती, पर क्या करूं। अचानक डाल्पो उसका हाथ पकड़कर कहता है, तो फिर चलो हम दोनों रिपोर्टर बनते हैं, साथ मिलकर लड़ेंगे और सच्चाई को सच में सच साबित करेंगे। इसके बाद आने वाले महीनों में डाल्पो दिन रात पढ़ाई करता है। इन्हा के साथ इंटरव्यू की तैयारी करता है। दादाजी को चिंता न हो इसलिए उनसे छुपता रहता है, लेकिन बुजुर्ग पिता सब समझ चुके होते हैं। एक दिन वह उत्साह से डाल्पो को नाई की दुकान ले जाते हैं, स्टाइलिश हेयर कट चुनते हैं, फिर उसके लिए एक बढ़िया सूट खरीदते हैं। तैयार होकर जब डाल्पो बाहर आता है, दादाजी की आंखों में गर्व चमकने लगता है। अरे ये कौन है? डाल्पो आईने में खुद को देखकर असहज हो जाता है। वह अब उस बूढ़े का भोला बेटा नहीं दिखता। तभी दादाजी सच बता देते हैं, मुझे हमेशा पता था कि तुम मेरे असली बेटे नहीं हो, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। फिर वह गंभीर आवाज में कहते हैं, अब मेरी चिंता मत करो, जाओ अपनी जिंदगी जियो। डाल्पो आंसू रोक नहीं पाता, आप हमेशा मेरे पिता रहेंगे। घर पहुंचने पर चोई उसे पहचान नहीं पाता और पूछता है, पिताजी ये मेहमान कौन है? दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये तुम्हारे बड़े भाई हैं। जैसे ही डाल्पो घर में दाखिल होता है, बाहर आती इन्हा उत्साहित होकर कहती है, मेरे अंकल आज तो कमाल लग रहे हैं। बूढ़े पिता गर्व से मुस्कुराते हैं। डाल्पो की स्मार्टनेस और अच्छी शक्ल हमारी फैमिली से ही मिली है। चोई अपनी बेटी को इतने प्रभावित होते देखकर चौंक जाता है। कल तक तो वह उसे सबसे प्यारी और सुंदर गर्ल कह रहा था, लेकिन आज डाल्पो को देखकर उसे लगता है कि उसकी बेटी तो उसके लायक ही नहीं। वह तुरंत उसे डांटता है, ये पुराने कपड़े फेंक दो। इन्हा गुस्से में याद दिलाती है, आपने ही कहा था मैं मिस कोरिया से भी सुंदर हूँ। चोई फौरन बहाना बनाता है, अरे मैं नशे में था। वह चेतावनी देता है, ऐसे व्यवहार करोगी तो डाल्पो सोचेगा कि तुम बहुत आसान हो। इन्हा झुंझला कर कहती है, ये सब नामुमकिन है। डाल्पो ने मुझे कभी लड़की की तरह नहीं देखा और मैंने भी उसे कभी लड़के की तरह नहीं। कमरे के बाहर खड़ा डाल्पो यह सुनकर रुक जाता है, लेकिन उसके बाद की बात सुन नहीं पाता। अंदर इन्हा अपने पिता से कह रही होती है, डाल्पो को हल्के में मत लेना। उसकी शक्ल, उसकी सोच और उसकी स्किल्स सब टॉप 1% में आती हैं। ये कहते हुए वह धड़कते दिल के साथ अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों बाद रिपोर्टर की भर्ती शुरू होती है। डाल्पो सिर्फ 1 महीने में 3 साल का सिलेबस पूरा कर लेता है और लिखित परीक्षा पास कर लेता है। वह इन्हा को उसके 36वें इंटरव्यू तक लेकर आता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी सीओ से। असल में सीओ ही वह इंसान है जो 13 साल तक गलती से इन्हा को टेक्स्ट करता रहा। वह उसकी माँ का पुराना नंबर इस्तेमाल कर रहा था और इन्हा समझती रही कि वह उसकी माँ है। समय के साथ सीओ को इस लड़की से लगाव हो गया, पर उसने अपनी असल पहचान एक अमीर घराने के वारिस छुपा ली ताकि वह उसके और करीब आ सके। पहला इंटरव्यू शुरू होता है। तीनों एक ही ग्रुप में हैं। डाल्पो नोटिस करता है कि सीओ लगातार इन्हा को देख रहा है, तो वह मजाक में कहता है, दोस्त तुम्हारी नाक बह रही है। वीडियो रिपोर्टिंग टेस्ट में डाल्पो सबसे पहले नंबर पर है, जो कि सबसे मुश्किल पोजीशन है। वह बिना तड़का लगाए सच बताता है। बाकी 2 प्रतियोगी उसके रिपोर्ट में मसाला जोड़कर उसे और रोचक बनाते हैं। इन्हा की बारी आती है। वह भी डाल्पो की तरह बिल्कुल सच बोलती है। इंटरव्यूअर पूछता है, तुमने दूसरों जैसा क्यों नहीं बोला? इन्हा सच बताने ही वाली होती है कि उसे पिनोकियो सिंड्रोम है, लेकिन डाल्पो और सीओ दोनों उसे रोकते हैं। एक रिपोर्टर का काम है सच को प्राथमिकता देना, न कि उसे सजाना। पहला राउंड खत्म होता है और इन्हा सोचती है कि वह फिर फेल हो गई। वह खुद को डाल्पो के लिए बोझ महसूस करती है, लेकिन डाल्पो उसे दिलासा देता है, चाहे जो भी हो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सीओ इस नजदीकी से जल उठता है। उसी बीच रिजल्ट आता है, दोनों पास। घर में खुशी फैल जाती है, लेकिन चोई परेशान है। उसे तो अपनी बेटी और डाल्पो करीब आते हुए दिख रहे हैं। कंपनी में दूसरा राउंड शुरू होता है, डिबेट इंटरव्यू। केस खुलते ही डाल्पो का चेहरा फीका पड़ जाता है। यह वही केस था जिसने 13 साल पहले उसके पिता की जिंदगी तबाह कर दी थी। अब सवाल पूछा जाता है, आखिर गलती किसकी थी? डाल्पो अंदर ही अंदर टूट जाता है, पर तभी इन्हा बोलती है। वह कहती है कि इस ट्रेजेडी का कारण लालच नहीं बल्कि एक गलतफहमी थी। एक गवाह जिसने झूठ नहीं बोल सकता था, लेकिन उसने व्यक्ति को पहचानने में गलती कर दी। वह कहती है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था जिसका दोष किसी एक इंसान पर नहीं डाला जा सकता। अचानक डाल्पो गुस्से में बोल उठता है, क्या किसी की भी गलती नहीं? पिनोकियो और रिपोर्टर्स दोनों को पता होना चाहिए था कि लोग उनकी हर बात पर विश्वास करते हैं। उन्हें और सावधान रहना चाहिए था। उनकी लापरवाही ने एक पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। फिर भी इन्हा अपने विचार पर अटल रहती है। डाल्पो समझ जाता है कि पिनोकियो सिंड्रोम वाले व्यक्ति को रिपोर्टर क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक उन्हें लगता है कि वे सही हैं, उन्हें हिचकी नहीं आएगी। डाल्पो के बदले हुए व्यवहार से दुखी इन्हा इंटरव्यू रूम छोड़ देती है। वो भी इंटरव्यू से हटने का निर्णय लेता है और उसके साथ बाहर चला जाता है। लिफ्ट में वह उसे समझाने की कोशिश करता है, पर इन्हा चुप रहती है। वह जानती है कि बहस में हर किसी का अपना मत हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी कि डाल्पो कम से कम उसका साथ देगा। वो धीरे से कहता है, शायद तुम डाल्पो को पसंद करती हो। इन्हा तुरंत इनकार करती है, लेकिन उसकी हिचकियां सब कुछ बता देती हैं। उधर डाल्पो छत पर जाकर फूट फूट कर रो पड़ता है। अब उसे एहसास हुआ कि उसका पिता भगोड़ा नहीं बल्कि असली हीरो था। खुद को संभालकर वह पुलिस स्टेशन पहुंचता है, लेकिन पता चलता है कि उसके पिता के अवशेष पहले ही कोई ले जा चुका है। दूसरी ओर बड़ा भाई जेओंग अपने पिता का अंतिम संस्कार पूरा कर चुका है। वह अब अकेला महसूस करता है और सूने दिल में सिर्फ बदले की आग बची है। वह तय करता है कि जिन लोगों ने उसके परिवार को तबाह किया, उन्हें वह एक एक कर सजा देगा। उसका पहला निशाना वही फैक्ट्री मैनेजर होता है जिसने सारी गलती डाल्पो के पिता पर थोपी थी। जेओंग
चालाकी से उसका वॉलेट चुरा लेता है और उसे एक सुनसान जगह बुलाता है। मैनेजर कुछ समझ नहीं पाता और सीधे फंस जाता है। जयोंग निर्दयता से जाल बंद कर देता है। मैनेजर कितनी भी मिन्नतें करे, जयोंग का दिल नहीं पिघलता। वह उन 2 मजदूरों को भी सजा देता है जिनकी गलती से आग लगी थी और सबका दोष मैनेजर पर डाल देता है ताकि दुनिया उसे उसी तरह याद करे जैसे उसके पिता को गलत तौर पर दोषी ठहराया गया था। इधर इन्हा अपने पिता की सलाह पर एक कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रही है। वह रोते हुए एक ग्राहक से कहती है, अंकल डाल्पो तो 1 महीने में पास हो गए और मैं 3 साल से मेहनत कर रही हूँ, फिर भी असफल। तभी सीओ आता है जो उसे पसंद करता है और डाल्पो को उसका असली अंकल समझकर उसे दिलासा देता है। रात में डाल्पो अपने पहले दिन की नौकरी के बारे में परिवार से बातें करता है। इन्हा दिखाती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन ही मन उसे बुरा लगता है कि डाल्पो भी उसे रिपोर्टर के लायक नहीं मानता। गुस्से में वह उसका टूथब्रश टॉयलेट में डुबो देती है, लेकिन जैसे ही डाल्पो उसे उठाता है उसे खुद ही शर्म आ जाती है और वह टूथब्रश फेंक देती है, बिना संतोष के, सिर्फ पछतावे के साथ। अगले दिन स्टोर में सीओ फिर आता है। तभी इन्हा की माँ भी आती है और उसे नौकरी का प्रस्ताव देती है। वास्तव में उनकी कंपनी एक विश्वसनीयता संकट से जूझ रही है और वह इन्हा के पिनोकियो सिंड्रोम का इस्तेमाल पब्लिसिटी के लिए करना चाहती है। इन्हा तुरंत मना कर देती है, लेकिन उसकी माँ कहती है, इस फील्ड में सिद्धांत और अहंकार बेकार हैं, बस मौके पकड़ो। इन्हा कार्ड लेकर उलझन में पड़ जाती है। आखिर रिपोर्टर बनना उसी का सपना था। शाम को लिफ्ट में डाल्पो मिलता है और इन्हा उसे रूफटॉप पर बात करने के लिए बुलाती है। वह स्वीकार करती है कि जिस दिन उसने कहा कि वह डाल्पो को पसंद नहीं करती, तब से हिचकियां रुक ही नहीं रही। डाल्पो चौंक जाता है और परेशान भी। वह जानता है कि वह इन्हा से प्यार करता है, लेकिन वह उसकी दुश्मन की बेटी है। इन्हा भी जानती है कि उनका रिश्ता संभव नहीं। सबकी नजर में डाल्पो उसका अंकल है। वह वादा करती है, मैं कोशिश करूंगी कि किसी और को पसंद करूं और इन भावनाओं को भूल जाऊं। डाल्पो का दिल टूटता है, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाता। कुछ देर सोचने के बाद इन्हा अपनी माँ को फोन करके नौकरी स्वीकार कर लेती है। उधर सीओ भी उसी कंपनी में भर्ती हो जाता है, सिर्फ इन्हा के लिए। इस तरह इन्हा रिपोर्टर बन जाती है और डाल्पो उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी। घर पहुंचकर डाल्पो देखता है कि दादाजी ने खास डिनर बनाया है, लेकिन जैसे ही वह बीफ ट्राइब देखता है, उसे पोस्टमार्टम की छवियां याद आ जाती हैं और वह बाथरूम भागकर उल्टी कर देता है। परिवार घबरा जाता है। कमरे में लौटकर वह देखता है इन्हा ने उसके लिए दवा रखी है। फिर उसके पिता भी दवा लेकर आते हैं और उसी समय छोटा भाई भी दवा लेकर कमरे में प्रवेश करता है। टेबल पर रखी 3 दवाइयों को देखकर डाल्पो का दिल गर्माहट से भर जाता है। कुछ ही देर बाद टीम लीडर इन्हा और सीओ को पुलिस स्टेशन रिपोर्टिंग असाइनमेंट पर भेजता है, कहते हुए, जल्दी करो क्योंकि आज तुम्हारे प्रतिस्पर्धी भी वहीं पहुंच चुके हैं। जैसे ही दोनों नए रिपोर्टर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, पता चलता है कि वहां पहले से ही डाल्पो और युन मौजूद हैं। स्टेशन के बाहर इंतजार कर रहे रिपोर्टरों की थकान देखकर डाल्पो तुरंत समझ जाता है कि यहाँ मुकाबला कितना सख्त है। तभी उसकी मुलाकात होती है बचपन के दोस्त चांसू से, जो अब पुलिस अफसर है। थोड़ी देर बाद इन्हा भी स्टेशन पहुंचती है। चांसू उन्हें रिपोर्टर्स लाउंज दिखाने ले जाता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है सब हैरान रह जाते हैं। कमरा बेहद गंदा और खराब हालत में है। इंटर्न रिपोर्टर बार बार पुलिस से सुराग लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी केस की जानकारी देने को तैयार नहीं। उल्टा उन्हें बार बार बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरी तरफ चालाक डाल्पो जल्दी ही एक कॉप से अच्छा संबंध बनाकर छोटे मोटे सुराग जुटाने लगता है। इन्हा हिम्मत नहीं छोड़ती और अपने पुराने दोस्त चांसू से मदद मांगती है। वह उसे एक मामूली सा केस बताता है, एक महिला की व्यायाम करते समय अचानक मौत। इन्हा को लगता है कि यह खबर उसके लिए एक मौका है, लेकिन उधर युन चालाकी दिखाते हुए स्टेथोस्कोप ट्रिक से वही जानकारी चुरा लेती है। दोनों टीमें तुरंत अलग अलग जगह जाती हैं, कुछ लोग जिम की तरफ और कुछ अस्पताल की ओर। पूरे दिन भागदौड़ करने के बावजूद कोई ठोस जानकारी हाथ नहीं लगती। शाम तक सभी को पता चलता है कि जिस महिला की मौत हुई वह अक्सर अपने रूप को लेकर परेशान रहती थी और उसके पति ने भी उसे छोड़ दिया था। युन तुरंत खबर चला देती है कि वह जलन में वजन कम कर रही थी, लेकिन डाल्पो के मन में शक जागता है। उसे याद आता है कि इन्हा ने उसे चेतावनी दी थी, जो दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता। वह सीधे महिला के घर जाता है और परिवार से सच जानता है। वह महिला अपनी बेटी को बचाने के लिए अपना लीवर दान करना चाहती थी, लेकिन ऑपरेशन से पहले उसे 30 किलो वजन कम करना था। इसी जल्दबाजी में उसने ज्यादा मेहनत कर दी और दुखद घटना हो गई। देर हो चुकी थी। वही अधूरी और गलत खबर टीवी पर चल चुकी थी। बेटी रोते हुए कहती है, ये सब झूठ है। इसी बीच मिस सोंग सच के साथ लाइव हो जाती हैं। इन्हा ने सही समय पर असली जानकारी पहुंचाई थी और मिस सोंग ने उसी का इस्तेमाल किया। इस एक रिपोर्ट से डाल्पो की कंपनी की साख गिर जाती है। डाल्पो शर्म, पछतावे और गुस्से में कंपनी से गायब हो जाता है। उसे वही कमरा याद आता है जहां उसने इन्हा पर तंज कसा था कि वह सावधान नहीं है। आज वही गलती वह खुद कर चुका है और एक परिवार को दर्द दिया है। घर जाकर वह अपने पिता से कहता है कि रिपोर्टर बनना बुरा फैसला था, कम पैसे, ज्यादा डांट और हर दिन तनाव। वह नौकरी छोड़ने की बात करता है, लेकिन बूढ़ा पिता तुरंत समझ जाता है और कहता है, भागना आसान है, लेकिन क्या तुम वाकई इससे डर नहीं रहे? डाल्पो को बातें चुप जाती हैं। रात को वह अपने फोन पर इन्हा के मिस्ड कॉल देखता है और वह वादा याद करता है, एक साथ रिपोर्टर बनेंगे। अगली सुबह वह हिम्मत जुटाकर ऑफिस वापस जाता है। उसे लगता है कि टीम लीडर उसे खूब डांटेंगे, लेकिन उल्टा लीडर कहते हैं, ये गलती मैं भी कर चुका हूँ, इसे सीख समझकर आगे बढ़ो। डाल्पो फिर से काम में जुट जाता है। पुलिस स्टेशन में इन्हा एक नए केस आगजनी के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही होती है। तभी डाल्पो
डाल्पो वहाँ पहुँचता है और इन्हा घबराकर डगमगा जाती है। वह उससे बात नहीं करना चाहती और सेयो उसे सहारा देकर ले जाता है। डाल्पो उसे जाते हुए देखता रह जाता है। तभी एक नया सुराग सामने आता है। आगजनी का मुख्य संदिग्ध वही फैक्ट्री मैनेजर है जिसने डाल्पो के पिता पर पुराना आरोप लगाया था। कॉल रिकॉर्ड देखते समय डाल्पो को एक परिचित नंबर दिखता है, एक ऐसे बूढ़े आदमी का जिसकी गाड़ी को कभी उसने ठीक कराने में मदद की थी। डाल्पो उसे मिलने जाता है, लेकिन जैसे ही वह आदमी पास आता है, डाल्पो का चेहरा हैरानी से जम जाता है। वह कोई और नहीं, उसका वर्षों से बिछड़ा हुआ बड़ा भाई था। जब वह आदमी अपना नाम जायोंग बताता है, तभी डाल्पो समझ जाता है वह कोई और नहीं, उसका बिछड़ा हुआ बड़ा भाई ही है। लेकिन तुरंत एक खौफनाक ख्याल उसके दिमाग में आता है। आगजनी केस के जिन 3 लोगों ने उसके पिता पर झूठा इल्जाम लगाया था, वो तीनों एक एक करके रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं। डाल्पो को शक होने लगता है कि शायद उसका भाई किसी खतरनाक रास्ते पर चल पड़ा है। इसी वजह से वह अपनी पहचान छुपा लेता है। तभी अचानक पुलिस वहां पहुंच जाती है। डाल्पो जल्दी से जायोन को खींचकर दूर ले जाता है, लेकिन चांसू उन्हें दूर से देख लेता है। बाद में दोनों एक छोटे से ढाबे में बैठते हैं। डाल्पो ट्रक के नुकसान के पैसे देना चाहता है, मगर जायोंग मुस्कुराकर मना कर देता है। ये तो किस्मत थी, हम दोस्त बन सकते हैं। जाने से पहले वह यह भी नोटिस करता है कि डाल्पो बिल्कुल उसके छोटे भाई जैसा दिखता है। डाल्पो खुद को रोक नहीं पाता और पूछ बैठता है, क्या मैं आपको अपने बड़े भाई की तरह मान सकता हूँ? जायोंग खुशी से हाँ करता है। डाल्पो मन की तड़प से टैक्सी लेकर उसका पीछा करता है, यह देखने के लिए कि वह कैसे रहता है और कहीं केस में फंसा तो नहीं। लेकिन दरवाजे की घंटी बजाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह सच्चाई का सामना करने के लिए अभी तैयार नहीं था। उधर शहर में एक नया हादसा हो जाता है। एक आदमी शराब पीकर गाड़ी चला रहा होता है। पुलिस रोकती है तो वह कार छीनकर भागने लगता है। तेज रफ्तार में वह गाड़ी पर नियंत्रण खो देता है। तभी एक छोटा बच्चा बैसाखियों के सहारे सड़क पार कर रहा होता है। गाड़ी फिसलती है, पलटती है। आखिरी पल में एक वाटर डिलीवरी ट्रक तेजी से आकर उसके सामने रुक जाता है और बच्चे को बचा लेता है। ड्राइवर टक्कर सहकर भी पहले बच्चे को देखता है और फिर वहीं गिर पड़ता है। इन्हा की न्यूज टीम पूरा हादसा रिकॉर्ड कर लेती है। ड्राइवर रातों रात नेशनल हीरो बन जाता है और हैरानी की बात, वह हीरो कोई और नहीं, जायोंग था और उसकी चोटें भी ज्यादा गंभीर नहीं थी। इन्हा उसे तलाश कर लेती है और इंटरव्यू के लिए अपना कार्ड देती है। जायोंग मुस्कुराता है, एक अजीब खतरनाक सी मुस्कान, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसने पता लगा लिया था कि इन्हा उस रिपोर्टर की बेटी है जिसने 13 साल पहले उसकी परिवार की जिंदगी तबाह कर दी थी। इधर उसका ट्रक पुलिस स्टेशन पहुंचता है और डाल्पो उसे देखकर घबरा जाता है। वह तुरंत अस्पताल दौड़ता है। अस्पताल में जायोंग इंटरव्यू दे रहा होता है। वह कहता है कि उसे वह बच्चा अपने खोए हुए छोटे भाई जैसा लगा, इसलिए उसने जान जोखिम में डाल दी। इन्हा को पता चलता है कि जायोंग उसी पुराने हादसे का पीड़ित है। वह गुस्से में पूछती है, वो झूठी खबर चलाने वाला रिपोर्टर कौन था? जैसे ही जायोंग नाम बताने वाला होता है, डाल्पो वहां पहुंचकर इन्हा को खींच ले जाता है। इन्हा सोचती है कि डाल्पो उसकी स्टोरी छीनना चाहता है, लेकिन डाल्पो सख्त लहजे में कहता है, उससे दूर रहो, वो खतरनाक है, मुझ पर भरोसा करो। इन्हा तर्क देती है कि जिसने एक बच्चे की जान बचाई वो बुरा इंसान कैसे हो सकता है, लेकिन डाल्पो जानता है उसका भाई बदले की आग में जल रहा है और अगला निशाना इन्हा हो सकती है। वह कारण नहीं बता सकता, बस विनती करता है, कृपया उससे दूर रहो और मुझसे मत पूछो क्यों। डाल्पो को इतना गंभीर देखकर इन्हा अनिच्छा के बावजूद मान जाती है। उसके ईमानदार होने पर डाल्पो चैन की सांस लेता है। उधर जायोंग की निगाहें कैमरामैन पर पड़ती हैं। वही आदमी जिसने 13 साल पहले उस झूठी रिपोर्टिंग का फुटेज शूट किया था। कैमरामैन का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है, क्योंकि उसे याद आता है उमेश सॉन्ग ने कभी जायोंग के पिता को बेशर्म भगोड़ा कहकर रिपोर्ट एडिट की थी और जब जायोंग ने विरोध किया था, उसे कत्ल की कोशिश के झूठे आरोप में जेल भेज दिया गया था। जायोंग इन्हा का कार्ड उठाकर पूछता है, क्या ये मिस सॉन्ग की बेटी है? कैमरामैन डर के मारे सिर हिला देता है। जायोंग एक ठंडी हंसी हंसता है, अब खेल मजेदार होगा। इसी बीच मिस सॉन्ग लाइव टीवी पर आती है। जायोंग की बहादुरी की रिपोर्ट दिखाती है और 13 साल पुरानी झूठी रिपोर्ट के लिए माफी मांगती है। कहती है कि अब से वह सिर्फ सच पेश करेंगी। जयमयोंग उसकी माफी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि उसका पछतावा सच्चा नहीं है। दल्पो को भी एहसास है कि उसका भाई बदले की आग में जल रहा है और रुकने वाला नहीं। थोड़ी देर बाद दल्पो अपने दिवंगत पिता की कब्र पर जाता है, जहां उसे कांच पर चिपके माफीनामे दिखते हैं। पास रखी पुरानी पारिवारिक तस्वीर देखकर वह टूट जाता है और रो पड़ता है। उसी वक्त जयमयोंग वहां पहुंचता है, लेकिन इस बार वह दल्पो से अजीब ठंडेपन से पेश आता है। यहाँ तक कि दल्पो लाया हुआ फूल भी कूड़ेदान में फेंक देता है। असल में जयमयोंग को हाल ही में पता चला था कि दल्पो एक रिपोर्टर है, इसलिए उसे शक हुआ कि शायद दल्पो उसके करीब सिर्फ किसी मकसद से आया था। यही गलतफहमी उसे दल्पो से दूर कर देती है और वह उसके इंटरव्यू का अनुरोध भी ठुकरा देता है। लेकिन दल्पो हार नहीं मानता और पूछता है कि क्या वह मून डाकू को जानता है। जयमयोंग घबरा जाता है, क्योंकि वही फैक्ट्री मैनेजर था जिसे उसने कुएं में बंद किया था। वह झूठ बोलता है कि वह इस नाम को नहीं जानता। कई बार कोशिश करने के बाद दल्पो को यकीन हो जाता है कि मैनेजर की मौत हो चुकी है और उसके कातिल उसके अपने भाई के अलावा कोई नहीं। दल्पो गंभीरता से पूछता है, तुम दुनिया से माफी चाहते हो या बदला? जयमयोंग बिना झिझक कहता है, बदला। वह दल्पो का रिकॉर्डिंग फोन उठाकर आग में फेंक देता है, लेकिन दल्पो शांत रहता है, क्योंकि असली रिकॉर्डर उसके टाई क्लिप में छिपा होता है। फिर भी दल्पो पुलिस को रिकॉर्डिंग देने का इरादा नहीं रखता। वह सच को दफनाना चाहता है ताकि उसका भाई और ज्यादा न टूटे। इधर कैमरामैन इन्हा को 13 साल पुरानी जयमयोंग की इंटरव्यू फुटेज दिखाता है। इन्हा यह देखकर स्तब्ध रह जाती है कि उसी की मां उस रिपोर्टर थी जिसने जयमयोंग के
परिवार को बर्बाद कर दिया था। उसकी नजरों में माँ की जो छवि थी एक झटके में ध्वस्त हो जाती है। उसी वीडियो में इन्हा एक जूता देखती है। कैमरामैन बताता है कि वह जैमयोंग के छोटे भाई का है। तब इन्हा को याद आता है कि बिल्कुल वही जूता दलपो के पास भी था। वह तुरंत घर जाकर दादा से पूछती है और दादा बताते हैं कि उन्होंने सालों पहले दलपो को उसी जूते के सहारे समुद्र से बचाया था। अब इन्हा सब समझ जाती है क्यों दलपो बचपन में उससे अचानक दूर हो गया, क्यों उसने हमेशा उसे रिपोर्टर बनने से रोका और वह बहस के दौरान इतना गुस्सा क्यों हुआ। उसके दिल में दलपो के लिए दर्द भर जाता है। वह दलपो के पास जाती है और धीमे से पूछती है, क्या तुम्हारा असली नाम की हामयोंग है? दलपो चौंक जाता है। इन्हा रोते हुए बार बार माफी मांगती है। बाद में वह पूरी कहानी जान लेती है और समझ जाती है कि उसके परिवार ने दलपो की जिंदगी पर कितना भारी असर डाला है। वह फैसला करती है कि अब वह खामोश नहीं रहेगी। थोड़े दिन बाद उसकी माँ मिस सॉन्ग एक पब्लिक लेक्चर ले रही होती है। Q&A में इन्हा खड़ी होकर पूछती है, क्या कभी उन्होंने अपने प्रभाव के चलते सच्चाई को नजरअंदाज किया? मिस सॉन्ग इनकार करती हैं, लेकिन इन्हा का हिचकी आना इस बात का सबूत है कि वह सच नहीं बोल रही। इन्हा सबके सामने 13 साल पुरानी घटना याद दिलाती है, कैसे उनकी माँ ने तथ्यों को नजरअंदाज किया था और एक ईमानदार फायर कैप्टन को गलत ढंग से पेश कर दिया था, जिसकी वजह से पूरा परिवार टूट गया। वह साफ कहती है कि बिना आधार की खबरें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। मिस सॉन्ग अपनी सफाई पेश करती है, लेकिन इन्हा यह कहते हुए जवाब देती है, जब लोग आपकी बातों पर भरोसा करते हैं तो रिपोर्टर और गवाह दोनों को और ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। यह गलती आपकी थी और इसकी जिम्मेदारी भी आपकी ही है। लेक्चर के बाद इन्हा घबराई होती है कि कहीं उसे नौकरी से निकाल न दिया जाए। दलपो पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। इन्हा कहती है कि वह सच जानकर चुप नहीं रह सकती। जब दलपो पूछता है कि क्या वह अपनी माँ को लेकर चिंतित नहीं है, तो वह स्वीकार करती है कि है, लेकिन सच से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। थोड़ी देर बाद दलपो को सीओ का फोन मिलता है। जैमयोंग इन्हा की कंपनी में है। दलपो तुरंत भागते हुए वहां पहुंचता है और देखता है कि जैमयोंग इन्हा का पीछा कर रहा है। जैमयोंग इन्हा को पकड़कर पूछता है कि उसे उसके परिवार के बारे में इतना कैसे पता है, लेकिन इन्हा सच्चाई बताने से इनकार कर देती है। तब यह ठीक समय पर दलपो पहुंचता है और अपने भाई को शांत करने के लिए सच उजागर करता है कि वह वास्तव में हामयोंग है। शुरुआत में जैमयोंग भरोसा नहीं करता, लेकिन जब दलपो उसे याद दिलाता है कि बचपन में किस तरह उसने उनके पिता के लौटकर आने का झूठा दिलासा दिया था, तब उसे एहसास होता है कि सामने खड़ा लड़का सच में उसका छोटा भाई है। दोनों भावुक होकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कुछ देर बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं, जहां जैमयोंग बचपन वाला पसंदीदा पिज्जा ऑर्डर करता है। वह पूछता है कि दलपो कैसे बचा रहा। दलपो बताता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे अपने बेटे की तरह पाला। बात के दौरान लोग जैमयोंग को पहचानने लगते हैं। उन्हें यह विडंबना चुभती है कि जिसने उनके पिता को बदनाम किया था, वही आज जैमयोंग को राष्ट्रीय हीरो बना चुकी है। जैमयोंग अपने भाई से कहता है कि वह हमेशा दलपो बनकर ही जिए और उनकी असली पहचान दुनिया से छिपाए। दलपो कारण पूछता है और जैमयोंग टूटते हुए स्वीकार करता है, मैंने लोगों को मार दिया। यह सुनकर दलपो का दिल चीर जाता है। इधर कंपनी में यून बताती है कि पुलिस अब जैमयोंग को आगजनी केस में संदिग्ध मान रही है। चैनल इसे बड़ी खबर समझता है, लेकिन दलपो घबरा जाता है। वह नेता को सच बताकर भरोसा दिलाता है कि वह अपने भाई को खुद आत्मसमर्पण कराने के लिए राजी करेगा। नेता मान जाता है और यून का केस बदल देता है। यून गुस्से में अकेली बैठकर पीने लगती है। दलपो फिर अपने भाई से मिलने जाता है और उससे बदला छोड़ने की गुजारिश करता है। जैमयोंग कहता है कि मिस सॉन्ग ने उनके पिता को बदनाम किया और उसी आघात ने उनकी माँ की जान ले ली, इसलिए वह माफ नहीं कर सकता। दलपो उसे सवाल करता है कि वह उस दिन उन्हें छोड़कर क्यों चला गया था। इस पर जैमयोंग बताता है कि वह भागा नहीं था, वह मिस सॉन्ग से मिलने गया था ताकि अपने पिता की सच्चाई साबित करा सके। लेकिन वही इंटरव्यू उनके परिवार के लिए सबसे बड़ा वार बन गया। दलपो पछतावे में कहता है, अगर मैं तुम्हें पहले ढूंढ लेता शायद यह सब ना होता। अगली सुबह यून कंपनी में जागती है और सुनती है कि जैमयोंग मिस सॉन्ग के इंटरव्यू के लिए तैयार है। वह फौरन दलपो को बताती है। दलपो समझ जाता है कि जैमयोंग कुछ बड़ा करने वाला है। तब उसे एक गुमनाम मैसेज मिलता है जिसमें दावा किया गया है कि जैमयोंग ने फैक्ट्री मैनेजर की हत्या की है और लाश का ठिकाना भी बताया गया है। दलपो दौड़कर अपने भाई से मिलने जाता है और विनती करता है कि वह खुद आत्मसमर्पण कर दे। जैमयोंग इनकार करता है और कहता है कि दलपो इन्हा से प्यार करता है, इसलिए वह उसकी माँ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए वह खुद इस कहानी का अंत करेगा। दलपो टूटे मन से लौटता है, जहां इन्हा उसका इंतजार कर रही होती है। वह जानती है कि दलपो उसकी वजह से खुद को रोक रहा था, इसलिए वह कहती है, अगर मेरी माँ गलत है तो उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। दलपो हैरान होता है, लेकिन सच मान लेता है कि अब समय आ गया है। अगले दिन वह अपने भाई से मिलता है और कहता है कि उसने इन्हा को छोड़ने का फैसला कर लिया है। वह सारे सबूत चैनल को देगा, गवाहों से खुद मिलेगा और अगर सब सच हुआ तो रिपोर्ट करेगा कि जैमयोंग एक हत्यारा है। उसकी आंखों में आंसू आते हैं। एक रिपोर्टर की तरह मैं तुम्हें रोकूंगा और एक रिपोर्टर की तरह ही मिस सॉन्ग का सच सामने लाऊंगा। तभी उसे गवाह का फोन आता है। असल में वो मैसेज जैमयोंग ने ही भेजा था। वह चाहता था कि दलपो उसके माता पिता के लिए न्याय दिलाए। दलपो की ईमानदारी देखकर जैमयोंग भी सच सामने लाने का फैसला करता है। उधर मिस सॉन्ग को जरा भी एहसास नहीं कि खतरा उसके सामने खड़ा है। लाइव प्रसारण शुरू होता है, जहां वह 13 साल पुराना वीडियो दिखाकर जनता की सहानुभूति लेना चाहती है। जैमयोंग मिस सॉन्ग से पूछता है कि वह असली बिना एडिट वाला फुटेज क्यों नहीं दिखा रही। मिस सॉन्ग नर्वस हो जाती है और विषय बदलने की कोशिश करती है, लेकिन जैमयोंग उसे आरोप लगाता है कि उसने वीडियो एडिट करके उसके पिता को गलत तरीके से पेश किया। वह साजिश और एडिटिंग के लिए उसकी निंदा करता है। मिस सॉन्ग यह
कहकर बचने की कोशिश करती है कि उस समय न्यूज रूम का अनुभव कम था, लेकिन जैमयोंग नहीं रुकता। वह तीखी तंज के साथ कहता है, 13 साल पहले आपने बहादुर फायर फाइटर को फरार दिखाया और अब आप मुझे, जो कि बदला लेने वाला हूँ, हीरो बना रही है। इस पर सभी लोग हैरानी से उसे देखते हैं। इसी बीच दलपो घटना स्थल पर पहुंचता है और सच जनता के सामने लाता है। एक इंटरव्यू वीडियो में जैमयोंग स्वीकार करता है कि उसने अपने पिता को फंसाने वाले 3 लोगों को खत्म किया और सबूत भी पेश करता है। रिपोर्ट के अंत में दलपो दृढ़ता से कहता है, मैं हूँ कि हा म्योंग। तभी उसके दत्तक पिता और छोटे भाई को असली पहचान पता चलती है। पुलिस की गाड़ियां सड़क पर आती हैं। 13 साल बाद 2 भाई फिर मिलते हैं, लेकिन जैमयोंग धीरे से कहता है, काश हम पहले मिलते। दलपो पछतावा जताता है और बार बार माफी मांगता है, लेकिन जैमयोंग उसे दोष नहीं देता। वह सिर्फ चिंता करता है कि उसका छोटा भाई मिस सॉन्ग का सामना अकेले करेगा। वह उसे सच्चा रिपोर्टर बनने और अपने पिता के लिए अधूरा बदला पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। घर लौटकर दलपो अपने दत्तक पिता से विदा लेता है। जीवन यहाँ सुखद है, लेकिन वह अपने भाई के लिए अपराध बोध महसूस करता है। दत्तक पिता दुखी होते हैं, लेकिन जानते हैं कि उन्हें रोकना नहीं चाहिए। इन्हा, जो कमरे में छिपी है, अपने आंसू रोक नहीं पाती। जैमयोंग को फिर अपराध स्थल पर पुनर्निर्माण के लिए ले जाया जाता है। रिपोर्टर्स उसका घेराव करते हैं और दृश्य 13 साल पहले जैसा लगता है, लेकिन अब जैमयोंग पीड़ित नहीं बल्कि बदला लेने वाला है। मिस सॉन्ग का करियर बुरी तरह प्रभावित होता है। दलपो उसे चेतावनी देता है, इतना आसानी से नहीं टूटना चाहिए, मजा तब नहीं आएगा। फिर मिस सॉन्ग के और झूठे रिपोर्ट सामने आते हैं। जनता नाराज होती है और कुछ लोग कंपनी के बाहर विरोध करते हैं। दूसरी तरफ एक और पीड़ित सामने आता है, मिस्टर पार्क, जो बस कंपनी के मालिक थे। उन्होंने भ्रष्ट ड्राइवर को नौकरी से निकाला था, लेकिन मिस सॉन्ग ने झूठा दावा किया कि ड्राइवर ने आत्महत्या की। असल में ड्राइवर दिल के दौरे से मर गया था। इसके बाद रिपोर्टर्स सच्चाई उजागर करने के लिए विभाजित हो जाते हैं। इन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र की जांच करती है, को उसके पूर्व सहयोगियों से पूछताछ करता है, यून परिवार से मिलती है और दलपो मिस सॉन्ग से पुष्टि करता है कि उसने सही प्रक्रिया अपनाई थी या नहीं। मिस सॉन्ग कहती है कि हर अफवाह का जवाब देने की जरूरत नहीं, लेकिन दलपो ठंडे स्वर में पूछता है, क्या आप साबित कर सकती हैं कि यह सिर्फ अफवाह है? यह वही सवाल है जो मिस सॉन्ग ने वर्षों पहले दलपो से पूछा था। वह मौत के परिवार के बयान और कथित सुसाइड नोट का हवाला देती है, लेकिन दलपो लगातार सच्चाई की तरफ दबाव डालता है। दलपो जांच करता है कि क्या मौत का प्रमाण पत्र सही है। मिस सॉन्ग गुस्से में आ जाती है, लेकिन उसकी झिड़की सुनकर दलपो संतुष्ट महसूस करता है। बाद में उसे एसईओ से पता चलता है कि ड्राइवर के सहकर्मी और परिवार ने पुष्टि की कि उसकी दिल की बीमारी थी और यह आत्महत्या नहीं थी। बावजूद इसके दलपो को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। तभी इन्हा मैसेज भेजती है कि प्रमाण पत्र असली है। दलपो तुरंत इन्हा को कॉल करता है, लेकिन वह जवाब नहीं देती। उसे याद आता है कि अपनी माँ से मिलने के बाद इन्हा ने भी वैसा ही व्यवहार किया था। सच सामने आने पर इन्हा थोड़ी देर हिचकिचाती है, लेकिन अंततः सच मान लेती है। मिस्टर पार्क ने उन्हें धोखा दिया था। दलपो टूट जाता है, क्योंकि सफलता बस एक कदम दूर थी। घर लौटते ही वह अपने दत्तक पिता और छोटे भाई से मिलता है। 13 साल के पारिवारिक बंधन आसानी से टूट नहीं सकते। दत्तक पिता उसकी चिंता करते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि वह हमेशा उनका बेटा रहेगा। दलपो उनके द्वारा छोड़े गए तोहफे को खोलता है और उसमें से परिवार की गर्माहट महसूस करता है। अगले दिन कंपनी के बाहर लोग मिस सॉन्ग से माफी मांगने के लिए इकट्ठा होते हैं। दलपो याद करता है कि बचपन में उसने कितनी पीड़ा झेली थी। वह समझता है कि अगर वह खड़ा नहीं होगा तो वह उन्हीं बेईमान रिपोर्टर्स जैसा बन जाएगा जिनसे वह नफरत करता है। दलपो आगे बढ़ता है, असली प्रमाण पत्र दिखाता है और कहता है कि ड्राइवर की मौत असली कारणों से हुई थी। वह मिस्टर पार्क से पूछता है कि उसने सबूत क्यों फर्जी बनाया। रिपोर्टर्स उन्हें घेर लेते हैं और मिस सॉन्ग शॉक में है। दलपो समझाता है कि एक सच्चा रिपोर्टर वही होता है जो सच सामने लाए, जो मिस सॉन्ग ने 13 साल पहले नहीं किया। अंततः मिस सॉन्ग सार्वजनिक रूप से माफी मांगती है और अपने पद से इस्तीफा देती है। दलपो अपने भाई जैमयोंग से मिलने जाता है और उसे खुशखबरी सुनाता है। जैमयोंग राहत महसूस करता है कि उसका छोटा भाई सही रास्ते पर है। इसके बाद दलपो इन्हा के पास जाता है, अपनी भावनाओं का इजहार करता है और इन्हा भी अपने दिल की बात स्वीकार करती है। हालांकि दत्तक पिता के प्यार और सामाजिक नियमों की वजह से दोनों केवल चाचा भतीजी के रूप में रहते हैं। चोई, जो उनके रिश्ते को समझ चुका है, उनका समर्थन करता है और पिता को बताता है कि दलपो इन्हा को 10 साल से प्यार करता रहा। अगले दिन दत्तक पिता दलपो से कहते हैं कि उन्होंने दत्तक अपनापन खत्म करने के लिए आवेदन किया है, यह समझते हुए कि उन्होंने उसे बहुत प्यार किया। दलपो भावुक होकर कहता है, धन्यवाद पापा। अंत में दलपो और इन्हा शादी की तैयारी के लिए ब्रेसल शॉप में जाते हैं और परिवार उनके साथ खुश है। और इसी के साथ यह कहानी अपने खूबसूरत अंत तक पहुंचती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।